नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग मंदी हो गई है और अंदरून 60 यूम हिजबुल्लाह के जो इलाके हैं या लेबनान के जो इलाके हैं वहाँ से इसराइल अपनी फोर्सेज वापस बुला लेगा। इस सिलसिले में बाइडन इंतजामिया खुशी का मुजाहरा कर रहा है, यानी खुशी का इजहार कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है, एक तरफ हिजबुल्लाह से तो जंग मंदी हो जाती है लेकिन हमास से जंग मंदी से गुरेज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमास शराइत नहीं मान रहा है। अब हमास शराइत कैसे मानेगा ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि कातिल है जो कत्ल करता जा रहा है, एक जालिम है जो जुल्म करता जा रहा है और फिर वो कहता है कि आप शराइत हमारे हैं, शराइत के तहत जंगबंदी करने तो कौन करेगा। तो बहरहाल गीरत का मुजाहरा करते हुए हमास ने दो टोक अंदाज में कह दिया है कि हम इसराइल के साथ किसी किस्म की जंगबंदी का माहिदा नहीं करेंगे। तो बहरहाल ये है इसराइल से जो खबर आ रही है या फ़लस्तीन से जो खबर आ रही है। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में अब आपने देखा कि किस तरह यूं दस्तूर बनाया गया, तो अब ऐसा सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अब हमारा दस्तूर की अहमियत बाकी रह गई है? क्या हमारे मुल्क में जमहूरियत का जो सूरज तुलू हुआ था वो अपनी रोशनी सही तौर पर दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी एक सवाल है। और ये भी कहा जा रहा है कि क्या दस्तूर के ना मानने वाले जो आज इख्तिदार में है वो किस तरह दस्तूर को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो बहरहाल ये भी खबर है। लेकिन जहां तक दस्तूर का सवाल है, आपको बता दूं कि पार्लियामेंट को कहा जाता है जमहूरियत का मंदिर कहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां पर भी क्या नाइंसाफी हो रही है, ये भी एक सवाल है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम पार्लियामेंट आपको लिए चलते हैं। पार्लियामेंट में जिस अंदाज में बड़े बड़े यानी मसाइल को लेकर मुबाहिस का मुतालबा किया जा रहा है, खास तौर पर आपने देखा कि संभल की मुगलिया दौर की जो मस्जिद है, शाही मस्जिद, वहां पर फिरका परस्त दरिंद अदालत से रुजू होते हैं और आप देखिए किस तरह दस्तूर का मजाक उड़ाया गया है। और इसलिए मैं दस्तूर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि दस्तूर को 74 साल पूरे हो चुके हैं और आप ये भी देखेंगे कि 26 जनवरी 2025 को यानी सिर्फ आप देखेंगे कि 2 माह बाकी रह गए हैं। तो ऐसे में दस्तूर अपनी 75वीं सालगिरह मनाएगा। लेकिन जिस तरह दस्तूर को मजरूह किया गया, जिस तरह जख्मी किया गया, उसे पामाल किया गया और दस्तूर से जिस तरह पिछले 11 वर्षों से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि दस्तूर को इन दरिंदों ने तोड़ मरोड़ कर रख दिया है और उसका यानी उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बहरहाल संभल मसले पर जहां पर 4 मुस्लिम नौजवान शहीद हुए हैं, जहां में शहादत नोश किया है, वहां पर पुलिस से तो कह दिया है कि हमने गोली नहीं मारी है, जबकि कई ऐसे वीडियोज हैं और वहां के रुकने पार्लियामेंट ने, रुकने असेंबली ने और वहां के लीडरों ने वादे तौर पर कह दिया है कि पुलिस ने देसी साख्ता हथियार भी चलाए हैं और अपने सर्विस रिवॉल्वर से भी फायरिंग की है। तो बहरहाल 4 मुस्लिम नौजवान वहां शहीद होते हैं, लेकिन दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जाती है और फिर भी पार्लियामेंट में हुकूमत बहस से डरती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं अडानी मसले पर भी अपोजिशन ने ये वादे कर दिया था कि पार्लियामेंट में बहस की जाए, लेकिन हुकूमत ने इनकार कर दिया। नतीजे में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को यानी राज्यसभा और लोकसभा को मुलतवी करना पड़ा। तो बहरहाल अब हो सकता है कि दोबारा इजलास शुरू होगा। हम इस सिलसिले में पूछते हैं सज्जाद साहब से। ये देखिए, जैसा कि हमने देखा है जी कि ऐवान में पीर के दिन जो है पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई थी सरमाई सेशन की। पीर के दिन भी हंगामा क़ायद रहा और कार्रवाई आज वो 4 तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जी जी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 4 के दिन भी सुबह जब कार्रवाई शुरू होती है तो हंगामे शुरू हो जाते हैं। देखिए, अपोजिशन ये चाहती है कि अडानी का जो मसला है, मणिपुर का जो तशद्दुद का मामला है और फिर जो है संभल में जो मस्जिद के पास जो कुछ जो है हुआ है उस पर बहस कराई जाए ऐवान में। जी। लेकिन स्पीकर का, राज्यसभा के नायब चेयरमैन का और लोकसभा में स्पीकर का ये इस्तेदलाल था कि पहले वक्फा सवालात होगा,
फिर बाद में उनकी जो है बात पे गौर किया जाएगा। तो अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि जो है स्पीकर या फिर चेयरमैन जो है हमें अपनी बात रखने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अपोजिशन का ये दावा था कि ये बहुत संगीन मामले हैं, चाहे वो अडानी का हो, चाहे वो मणिपुर का हो, चाहे वो संबल का हो, ये संगीन मामले हैं और इस पर हमें बहस की इजाज़त दी जानी चाहिए। तो बहरहाल जो है हम आज देख रहे थे कि अपोजिशन को की बात सुनने से इनकार कर दिया गया और वक्फा सवालात को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन अपोजिशन के ज़बरदस्त शोरगुल और हंगामे के बाद जो है कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। बार बार मुलतवी होती रही है कार्रवाई और आज भी राज्यसभा और लोकसभा में कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा। एक जानिब स्पीकर और जो है राज्यसभा के चेयरमैन का ये दावा है कि कायदे के मुताबिक कार्रवाई करने की अपोजिशन ने इजाज़त नहीं दी, दूसरी जानिब अपोजिशन का एक कहना है कि हमने जो है ज़ाब्ते के मुताबिक जो है मुतालबा किया था 267 ज़ाब्ता है जो है जो ज़ाब्ता है ऐवान का, उस 267 ज़ाब्ते के मुताबिक हमने जो है ये 3 मसलों पे बहस कराने की जो है मांग की थी, लेकिन हमारी मांग को जो है मुस्तरद कर दिया गया, जिसकी वजह से हम नाराज़ हैं। हम जो है मजबूर थे वहाँ पे जो है अगर कोई ये कहता है कि हम शोरगुल कर रहे थे तो हम शोरगुल नहीं कर रहे थे, बल्कि हम स्पीकर को कुर्सी सदारत को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आज जो है ये नाजुक मामला है और इस पे बहस होनी चाहिए। जी। तो बहरहाल जो कुछ भी हो, अपोजिशन के शोरगुल हंगामे के बीच जो है ऐवान की कार्रवाई फिर मुलतवी हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि सरमाई सेशन जो 25 तारीख को शुरू हुआ था वो क्या पुरसुकून तरीके से चलता है या फिर इसी तरह के शोर और हंगामों के साथ जो है ये सेशन में जो है पिछले सेशनों की तरह जो है नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन हो जाता है। देखिए शोर गुल्लो के बावजूद भी हम ये देखते रहे हैं कि हुकूमती हल्के अपनी मर्जी के बिल पास कराने में कामयाब हो जाते हैं। शोर के बीच बिल पेश कर दिया जाता है, नदाई ओर से उसको पास भी कर लिया जाता है। तो इस पे भी अपोजिशन का माजी में भी जो है सवाल रहा था, अब भी सवाल है कि बिलों की मंजूरी बहस के बग़ैर और हंगामों के बीच और शोर गुल के बीच और अचानक जो है बिल पेश किए जाते हैं, अचानक जो है बिल मंजूर हो जाते हैं और जिस तरह का इन बिलों की मंजूरी में कुर्सी सदारत का रोल होता है उस पर भी जो है अपोजिशन ने सवाल उठाए हैं। अपोजिशन ने कहा है कि जितने भी उनकी अपनी मर्जी के बिल होते हैं, अब जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि वक्फ बिल, वक्फ बोर्ड का जो है जो बिल है, वक्फ तरमीमी बिल है, वो खासी अहमियत रखता है। 16 बिल जो है प्रपोज हैं, अभी 16 बिल तजवीज़ के पेश बिल्कुल पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे। तो अब 16 बिल, अब लोगों का कहना है, अपोजिशन का कहना है कि 16 बिल इसी तरीके से अपनी मर्ज़ी से अगर जो है मंजूर करवा लिए जाएंगे, कभी ये होगा कि कार्रवाई मुलतवी की जाएगी, कभी ये होगा कि अपोजिशन को शोर-गुल के बहाने ऐवान से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन सज्जा साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप देखिए कि जहाँ तक अपोजिशन का सवाल है, अपोजिशन का क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो बाइकाट करने की बजाय हुकूमत का मुकाबला करे ऐवान में रहकर? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बीजेपी हुकूमत ने जो भी बिल्स मंजूर किए हैं उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए अपोजिशन बाहर निकल जाती है, बाइकाट करती है। अगर आप बाइकाट करेंगे तो लाजिम है कि वो हुकूमत जो है अपने मकसद के, अपने जो नीयत के हिसाब से अपना एजेंडा पे अमल करेगी। तो अपोजिशन का वही ये मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए अपोजिशन का। बिल्कुल, ये भी एक अहम सवाल है आपका, बहुत अहम नुक्ता है कि अपोजिशन को भी चाहिए कि जब बिलों की मंजूरी का मामला आता है तो वो जो है सारे मुद्दों को पसे पुश डाल के बहुत संजीदगी से, खामोशी के साथ उन बिलों की जो है मामले पे नज़र रखे और उन बिलों को मंजूर ना होने दें। देखिए, अगर अपोजिशन को ये लग रहा है या फिर आवाम को ये लग रहा है कि इन बिलों से हुकूमती हलकों के मकासद पूरे होते हैं, आजकल किस तरह के हालात आ रहे हैं रियाज साहब, देखिए आप, वो हर काम ऐवान में भी वही काम कर रहे हैं जिनसे कि उनके मकासद, यानी दस्तूरी जो काम होना चाहिए वो गैर दस्तूरी अंदाज में ऐवान में हो रहा है, ऐवान में हो रहा है और दस्तूर की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, ये हम देख रहे हैं। तो बहरहाल जो है यकीनन ये आपने जो है एक अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है कि आप शोर-गुल करके बाइकाट करने के बजाय जब बिलों की मंजूरी का टाइम आता है तो आप वहाँ पे बैठें
और इन बिलों को मंजूर होने से रोकने के लिए आप अपना जो है अपना जो भी जो है हिस्सा है वो अदा करें। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक दस्तूर का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे दस्तूर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वाज़े तौर पर जिस तरह आज जो बीजेपी है या बीजेपी की जो हलीफ जमातें हैं या आरएसएस है, आरएसएस की जो ज़ैली तंजीमें हैं वो क्या चाहती हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। वो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रही है। और वो आपको ये भी बता दूँ कि आज़ादी की तहरीक से, चाहे वो 1857 की पहली जंग अजीम हो, सॉरी ये पहली जंग आज़ादी हो, या फिर आप देखेंगे कि 1947 तक जो भी सिलसिला तहरीक आज़ादी का चल पड़ा था, इस अरसे के दौरान आरएसएस आप देखेंगे कि हमेशा उसने तहरीक आज़ादी की मुखालिफत की, गांधी जी की मुखालिफत की, यहाँ तक कि जो कायदीन तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेते थे उनकी मुखालिफत करती रही, यहाँ तक कि उसने हिंदुस्तान के दस्तूर को मानने से इनकार कर दिया था, हिंदुस्तान के परचम को मानने से इनकार कर दिया था। और अफसोस की बात यह है कि आपने देखा कि किस तरह उसने अपने पर फैलाने की कोशिश की। और आपको ये भी बता दूं कि पहले तो हिंदू महासभा की शक्ल में वो सामने आई, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसने राम राज्य का नारा लगाया, फिर उसके बाद भारतीय जनसंघ की शक्ल में वो अपने आप को सामने लाती है। और फिर आप देखेंगे कि बीजेपी 1980 में बीजेपी की शक्ल में वो पूरी तरह जाहिर हो जाती है। लेकिन उसका मकसद आप देखेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अल्फाज कह रहा हूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वाज़े तौर पर कहा था कि हिंदू राज इस मुल्क के लिए एक आफत है, एक बला है, एक परेशानी है और बहुत ही बड़ी रुकावट है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन आप देखेंगे आरएसएस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है और फिरका परस्त जो दम ताकतें हैं वो क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे कि दस्तूर जो है पार्लियामेंट को कहा जाता है जमहूरियत का मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में दस्तूर के जिस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, यहां तक कि जितने बिल्स मुसलमानों के खिलाफ है, जितने बिल्स ईसाइयों के खिलाफ है, जितने बिल्स सिखों के खिलाफ है, मैं समझता हूं कि और किसानों के जो खिलाफ है, खवातीन के खिलाफ बिल जो है बीजेपी अपनी मर्जी के मुताबिक उस वक्त मंजूर करवा लेती है, एक बहाने के जरिए, गड़बड़ के जरिए, और पार्लियामेंट में एक गड़बड़ का माहौल पैदा करते हुए अपोजिशन को बाइकाट करने पर मजबूर करती है और उसके साथ यानी दस्तूर के साथ खिलवाड़ करती है। तो कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमेशा बीजेपी के पर शदीद तनकीद की थी, आरएसएस पर तनकीद की थी और यह भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र का जो ख्वाब देखा जा रहा है वो दरअसल हिंदुस्तान के भाईचारा, उसकी उखुवत, उसकी गंगा जमनी तहजीब और उसकी जो जमहूरियत है उसके खिलाफ एक साजिश है, उन्होंने ये बात की थी। और आपको ये बता दूं, दस्तूर से आज जो बीजेपी खिलवाड़ कर रही है और आज जो फिरका परस्त खिलवाड़ कर रहे हैं, वो दस्तूर वो है जिसके जरिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 5000 साल से जारी गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंका था और जो मजहबी रस्म रिवाज थे और जिस तरह दलितों को और कमजोर तबकात को सताया जा रहा था, उन्हें जलील किया जा रहा था, उसका सिलसिला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रोक दिया था। यहां तक कि मनुस्मृति को भी उन्होंने आग में झोंक दिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो दस्तूर के दुश्मन है, आज ऐसा लगता है कि संभल में भी वही काम कर रहे हैं। सज्जा साहब, ये बिल्कुल देखिए संभल के जो हालात हैं, 5 लोगों की शहादत की, जी हाँ, 3 लोग पुलिस फायरिंग में मौके पे जो है शहीद हुए, 3 नौजवान और 2 नौजवानों की अस्पताल में मौत हुई। जी जी, 5 लोगों की शहादत की खबर है जिनकी गुज़िश्ता रोज़ नमाज जनाजा जो है सख्त पुलिस पहरे में पढ़ाई गई है। यहाँ तक गम मनाने की इजाज़त नहीं, गम मनाने की इजाज़त नहीं दी गई लोगों को और सख्त पुलिस पहरे में आज भी संभल में जो है पूरी पुलिस की जो है एक चौकीदारी है, पूरी मस्जिद को जो है फौजी छावनी में बदल दिया गया है। देखिए कितने मतलब एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको टारगेट किया गया है। लोग अफसोस भी कर रहे हैं, हैरतज़दा भी हैं और बीजेपी के इस रवैये पे तशवीश में भी मुब्तला हैं। देखिए अगर हम ये संभल के वाक़ये की गहराई पे जाएं तो कहा जा रहा है कि 19 तारीख को जी 20 तारीख को इलेक्शन था वहाँ पे, 19 तारीख को अचानक जो है एक अर्जी अदालत में दाखिल की जाती है, जी जी, संभल की जामा मस्जिद को मंदिर करार देते हुए। और देखिए आम तौर पे अदालतों में होता यह है कि अर्जी दाखिल करने के बाद समाअत के लिए तारीख दी जाती है। जी हाँ, जी हाँ, फिर उसके बाद समाअत के बाद दोनों फरीकों की बहस सुनने के बाद सर्वे का जो है जो भी आगे की कार्रवाई का काम किया जाता है। लेकिन 19 को अर्जी दाखिल होती है, 2 घंटे के अंदर जो है वहाँ के जज
सर्वे की इजाज़त दे देता है और उसी दिन रात में पुलिस के साथ सर्वे की टीम मस्जिद पहुंच जाती है। सर साहब कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि उसके तहत जज को नाअहल करार दिया जाए, क्योंकि उसको अच्छी तरह मालूम है कि हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूं, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर हुआ था और जिसमें वादे तौर पर कहा था कि 1947 से पहले के जो मौक़िफ़ है वो यूं का तू रखा जाए, उसमें कोई मदाखलत नहीं की जाए। उसके बावजूद क्या ये जजेस लाइल्म रहते हैं या जजेस जाहिलियत का यानी लाइल्मी का मुजाहरा कर रहे हैं? देखिए, अफसोस का मकाम तो यही है कि किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें। जी जी। किसी ज़माने में किसी शायर ने कहा था कि किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें। तो अब यही सूरत हाल आज पैदा हो गई है कि हम अदालत जाएं तो मुंसिफी किससे चाहें, इंसाफ की तवक्को किससे करें। जो इंसाफ के लिए बैठा है अगर वही इस तरह की जानिबदारी करने लगे, अगर वही इस तरह से इंसाफ की धज्जियाँ बिखेरने लगे, अगर वही हुकूमतों की, हुक्मरानों की कठपुतली बन जाए, अगर वही जो है माहौल को बिगाड़ने में अपना किरदार अदा करे, तो फिर हम किससे मुंसिफी चाहेंगे, किसे वकील करेंगे। यही सूरत हाल हो गई है। उसी दिन जो है सर्वे के अहकाम जारी होते हैं, उसी दिन इतनी फुर्ती, इतनी उजलत, इतनी जो है सरकारी अफसर शाहीन ने जो फुर्ती दिखाई है, उसी दिन रात में टीम पहुंच जाती है। 20 तारीख यानी पूरा मंसूबाबंद साजिश का हिस्सा है ये। मंसूबाबंद साजिश थी। और फिर जब वहाँ मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उनकी कोशिश ये थी कि उसी दिन हंगामा किया जाए ताकि 20 तारीख को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका फ़ायदा उस पर असरअंदाज हुआ जाए, उसका फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुसलमानों ने सब्र का मुजाहरा किया, खामोश मुसलमान बैठे रहे। हालांकि कहा जाता है कि टीम के साथ कुछ शरपसंद भी आए थे, वकील लाया था अपने साथ शरपसंदों को जो नारे लगा रहे थे। उसके बाद में मुसलमानों ने तब सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से मालूम था कि इलेक्शन है। संभल में भी इलेक्शन थे, ज़िमनी चुनाव था, और महाराष्ट्र में भी इलेक्शन थे, झारखंड में भी इलेक्शन थे। मुसलमानों को मालूम था कि हमारी कोई भी ज़रा सी गलती ये लोग जो है एक आग का दरिया बना देंगे, पूरे इंडिया में एक गलत पैगाम जाएगा। मस्जिद के हवाले से लोग चाहते थे कि इस तरह की कोई बात ना हो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सब्र का मुजाहरा किया है तो तलमला गए और फिर वो 24 तारीख को फिर पहुंच गए वहाँ। सुबह 5 बजे 6 बजे पहुंच जाते हैं। और फिर जब दोबारा सर्वे की, देखिए 24 तारीख को जब टीम गई तो जब अदालत का कोई हुक्मनामा नहीं था, तो यही इतराज़ किया। फिर भी जो है मस्जिद इंतज़ामिया ने कहा कि ठीक है आप कर रहे हैं करिए, लेकिन उनके साथ जो लोग आए थे उनको बाहर निकालिए, उनको बाहर निकालिए। अब देखिए वो बाहर आके नारे शुरू कर देते हैं जी। उन नारों के बाद ये मस्जिद, शाही मस्जिद, जामा मस्जिद, ये इलाका मुस्लिम बस्ती, यहाँ अक्सरियत में मुसलमान रहते हैं। मुसलमानों के घरों के पास पहुँच के आप जो है इश्तियालंगेज़ी करेंगे, यही किया गया। बहराइच में भी यही किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान के घर पे जो है चढ़ के झंडा जो है आपने लगाने की कोशिश की। यहाँ भी मुसलमानों की जो है बीच में पहुँच के आप शरंगेज़ी कर रहे हैं, तो आप आखिर चाहते क्या हैं? वही आप चाह रहे थे कि हंगामा हो, फिर संगवारी हो, फिर फायरिंग हो। फिर आप देखिए 2500 लोगों के खिलाफ, आप अंदाज़ा लगाइए कितनी अफसोस की बात है, 2500 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अरे सज्जाद साहब, ज़ियाउर रहमान बर्ख वहाँ के रुकने पार्लियामेंट है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक इजलास चल रहा था बेंगलुरु में वो मौजूद थे और वो भी मुल्ज़िमीन की फहरिस्त में शामिल है। शर्म आनी चाहिए। और उन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने इश्तियालंगेज़ी के मुश्तहिल किया, नारे उन्होंने लगाए, उन्होंने नारे लगाए, ये इल्ज़ाम बेवकूफ़। वो बेंगलुरु से पार्लियामेंट पहुँचे सीधे, जी, वहाँ से जो है पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए वो दिल्ली में थे पार्लियामेंट में। क्या ये कानून से खिलवाड़ है, दस्तूर से खिलवाड़ है? कितना बड़ा मजाक जो है बनाया जा रहा है, कितनी बड़ी जानिबदारी जो है। ये अदालतें सो रही है क्या? अदालतें देख नहीं रही है? सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है सज्जाद साहब? बिल्कुल यकीनन सुप्रीम कोर्ट कम से कम आगे आना चाहिए। हाँ, फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए, सो मोटो जो है एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये जो हुआ है संभल में, ये बहुत, आप देखिए आज भी इंटरनेट बंद है। जी हाँ, जी हाँ। इस्तिराब में सुकून है, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस की पिकेट। क्या सुकून है सज्जाद साहब? वहाँ दस्तूर पामाल कर दिए हैं, पर इंसानी हुकूक तबाह कर दिए हैं और मस्जिद के नाम पर नौजवानों को शहीद कर दिए। क्या सुकून, किस बात का सुकून है वहाँ पर? इस बात का सवाल यही है सबसे बड़ा कि आखिर आपने इतना बड़ा जो है हंगामा क्यों किया? आप अब देखिए साफ तौर पे लोग कह रहे हैं कि अगले बरस जो इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में,
उन इलेक्शन की अभी से तैयारी की गई है। अब बाबरी मस्जिद का तो कजिया ख़त्म हो गया जी है, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो फिर एक नया जो है हर शूसा छोड़ा मस्जिद गया। आप जाएंगे, ये मस्जिद जी के अंदर मंदिर है, चलिए वो जी अदालत इजाज़त दे देगी। अरे इजाज़त दे उसको तो देगी। मालूम होना चाहिए कि 1947 का जो मौक़िफ़ है वो रखने को कहा गया है, देखिए पार्लियामेंट में बिल मंजूर हुआ है। 1990 में बाज़ाब्ता इस हाँ, सिलसिले में बिल मंजूर किया गया। हाँ, 1990 में कहा गया कि 47 के पहले का जो मौक़िफ़ है, जो इबादतगाह जैसी है वैसी हाँ। रहेगी, ये बिल मंजूर होने के बाद बाबरी मस्जिद के पास शैतानी खेल खेला गया, बाबरी मस्जिद शहीद की गई, और आज तक वो जो शैतानी खेल था वो खेला जाता रहा, जिससे बददिल होके अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को हराया। जी हाँ, अयोध्या की गली में जाइए आप, हर गली में लोग बीजेपी को गाली दे रहे हैं। वहाँ और भी तो एक जो बात है। अहम बताता हूँ सज्जाद जी साहब, कुदरत का इंतकाम देखिए, जी ये बाबरी मस्जिद इन्होंने शहीद की, जी गुंडों ने शहीद की, शरपसंदों ने शहीद की, जी दहशतगर्दों ने शहीद की, और उसके बाद जब ये मंदिर बना रहे थे, बाबरी मस्जिद जहाँ शहीद हुई वहाँ मंदिर वहाँ नहीं बना मंदिर सके नहीं ये लोग। बना, बिल्कुल 3 किलोमीटर के बाद मंदिर बनी है। बिल्कुल यकीनन वो उस इलाके को, जी जी उनका ये दावा था कि जहाँ पे मस्जिद का मेंबर है वहीं जो है राम पैदा हुए हैं, जी जी। लेकिन आज जो है वहाँ पे पार्किंग का जो है लाट बना दिया गया है। 3 किलोमीटर के बाद मंदिर बिल्कुल बनी है। देखिए जी जी। आप, वहाँ के खुद मुकामी लोग कह रहे हैं कि इन्होंने 50 साल तक हमारी ज़िंदगी अदाब बना के रख दी थी, और आज ये लोग जो है वहाँ मंदिर नहीं बना पाए। जी हाँ, नहीं बना पाए, ये कुदरत का इंतकाम ये होता है। कुदरत का भी इंतकाम है, और बहरहाल जो भी हो, तो वहाँ पे वो कहानी ख़त्म हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। अब बीजेपी को लग रहा है कि कब तक हम जो है लव जिहाद का नाम पे उल्लू बनाते रहेंगे, गौरक्षा के नाम पे उल्लू बनाते रहेंगे। अभी तो एक होंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के जो है नारे ऐसे नारे लगाते रहेंगे ये लोग, लगाते रहेंगे, अब कब हर तक। दिन एक नारा आएगा। बिल्कुल। अब उन्होंने देखिए महाराष्ट्र जीत तो गए हैं, लेकिन उनके चेहरों पे जीत की खुशी नज़र नहीं नहीं आ आ रही है। और अफसोस की बात है, जी इलेक्शन कमीशन का जो मैं समझता हूं कि किरदार है वो भी बहुत जी मशकूक है। मशकूक और इस किरदार सिलसिले है। में आपको बता दूं कि शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने अपने जी जो शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार हैं उनके साथ इजलास भी शुरू कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का उन्होंने ऐलान किया है, और जी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को हम ये इस बात का कायल करवाएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ की जा सकती है और की जा रही है, की इस जा तरह रही की है। बात उन्होंने की देखिए है। एक गांव के लोग, एक छोटा सा गांव है जी जी महाराष्ट्र में, पूरे गांव के लोग आज सरापा एहतजाज हैं, जी जी क्योंकि उस गांव के लोगों का कहना है कि पूरे गांव ने कांग्रेस को वोट दिया, जी जी लेकिन एक भी कांग्रेस को वोट नहीं गया। जी हाँ, तो फिर ये तो सबूत है, ये सबूत है, सुप्रीम खुला कोर्ट क्या सबूत कर रही है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है फिर। खुला सबूत है ये तो। जी जी गांव वाले सड़क पे हैं आज। हाँ हाँ तो उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा कि हमने सभी ने कांग्रेस को वोट दिया था, जी जी तो फिर वोट कांग्रेस को गया क्यों नहीं। वहाँ की जो काउंटिंग हुई है जी जी। उस गांव के जो है मशीन की, उसमें एक वोट भी नहीं है। इससे बड़ा जोक और क्या हो सकता है। और इससे बड़ा जो क्या मैं तो समझता हूँ जी। सबूत है, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल होश में आना खुला चाहिए। सबूत है, ये खुला जी जी। सबूत है। बहरहाल नाज़रीन, हाँ। आपको बता दूं कि जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, सज्जाद साहब ने जिस अंदाज में कहा है कि वहाँ पर एक ऐसे गांव में जहाँ पर कांग्रेस को तमाम वोट डाले गए लेकिन एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिला, इस बात की दलील है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को नजरअंदाज कर रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ की गई है या फिर हेरा फेरी की गई है। हम तो उसके कायल नहीं है, लेकिन अवाम अगर कहती है तो याद रखिए, अवाम की जो आवाज़ होती है उसे नखारा है खुदा समझो, ये कहा गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र के 288 नशस्तों में से बीजेपी और उसके जो इत्तेहादियों ने 232 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। कोई मामूली बात नहीं है, हालांकि बीजेपी इस बात का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। 132 नशस्तों पर तो खाली बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। और आपको यह भी बता दूं कि जहां तक महायुति महाविकास आघाड़ी का सवाल है, सिर्फ 49 नशस्तें हैं सज्जाद साहब। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के शिवसेना 49 सीट्स लेते हैं, तो कितनी शर्म की बात है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और आपको यही बता दूं कि शिवसेना ने 90 नशस्तों पर अपने उम्मीदवार ठहराए थे, उसे सिर्फ 20 नशस्तों पर कामयाबी मिली, जबकि कांग्रेस ने 101 उम्मीदवार ठहराए थे और उनके 16 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि एनसीपी शरद पवार के ने 86 हल्कों में मुकाबला किया था, उसके 10 उम्मीदवार कामयाब हुए और बदतरीन मुजाहरा किया। शरद पवार की पार्टी के लोगों ने तो कह दिया कि ये ईवीएम का कमाल है। शरद पवार ने, संजय राउत भी कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे के जो तर्जुमान हैं जी, उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि जो रिजल्ट आया है वो उलट है। उनका कहना है कि ये जो सीटें आई हैं बीजेपी को, वो सारी की सारी सीटें जो है महाविकास आघाड़ी की सीटें थी, वो उधर चली गई हैं। ये बहुत बड़ी धांधली है। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ गद्दारी की गई है।
उन्होंने कहा कि मराठा कौम की पीठ में खंजर घोंपा गया है जी जी, और लोगों के साथ गद्दारी की गई है और इस मामले को हम आगे लेके जाएंगे। तो अब जी हाँ, कौमी सतह पर भी एहतजाज करने वाले हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों के अख्ताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।